एशियन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। आज मैं आपको एक ऐसे विषय की तरफ मैं आकर्षित करना चाहता हूं। यह विषय बहुत ही गंभीर विषय है और इस गंभीर सब्जेक्ट को हमने चुना है और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जो कि नाम की मोहताज नहीं है। आप हैं सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड ललित कुमार जी, जो भारत ही नहीं विदेशों के अंदर भी इनको माना जाता है, इनको पहचाना जाता है। आप कानून के विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट कहा जाता है। आप हैं ललित कुमार। ललित कुमार जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। ललित कुमार जी, जिस तरीके से एक आजकल जो नए नए सब्जेक्ट चल रहे हैं उन पर आम जनता जो है गौर नहीं कर रही है, ना उन पर ध्यान दे रही है, और ये सब्जेक्ट एक ऐसे सब्जेक्ट बन चुके हैं कि ये बिल्कुल, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, कि ये नासूर बन चुके हैं और इतने तगड़े नासूर हैं कि आगे जाके इनका बहुत बड़ा नुकसान भी है और भयंकर नुकसान है। जैसे एक मैरिटन रेप या ये बलात्कार जो है, वैवाहिक बलात्कार, ये क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जो मैरिटल दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है और एक डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट की इसके आर्गुमेंट्स को, इसके प्रोज एंड कॉन्स को सुन रही है। सो मुझे भी कुछ मौका मिला थोड़ा सा उसमें शिरकत करने का, उनको सुनने का। और इसमें हालांकि मेरा तो अपना पर्सनल ओपिनियन है और मेरा ओपिनियन जो है थोड़ा सा सरकार के ओपिनियन से मैच करता है। बाकी जो इसमें इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं या जो एनजीओज़ हैं, जो वेलफेयर बॉडीज़ हैं, उनका जो व्यू है वो एक एक्सट्रीम व्यू है जिसको पूरी तरह से अडॉप्ट किया जाना या बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर लेना एज इट इज़ थोड़ा मुश्किल है। ये मैरिटल रेप बेसिकली जो है कानून की दृष्टि से, चूंकि इस पर कोई कानून नहीं है, इसी सिलसिले में इस पर बहस चल रही है। और मैरिटल रेप बेसिकली एक ऐसा विषय है जिसके फेवर में बोलना या जिसके अगेंस्ट बोलना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही वल्नरेबल, बहुत ही गंभीर और नाजुक मसला है ये। तो डेफिनेशन वाइज मैरिटल रेप का मीनिंग यही होगा कि कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ जो कि लॉफुली वेडिड हैं, उस केस में अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ज़बरदस्ती करता है उसकी इच्छा के विरुद्ध और उसको वायलेट करता है, तो उसकी जो कंसेंट के बिना अपने आप को फोर्स करता है अपनी वाइफ के ऊपर, तो उसको एक रेप की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। यह इसका बेसिकली मीनिंग है और इसी पर अभी आर्गुमेंट्स चल रही हैं। तो सर, ये जिस तरीके से ये आपने वैवाहिक रेप की जो परिभाषा बताई है सर, इसमें सर एक महिलाओं के खिलाफ एक यौन शोषण का भी एक मसला आता है। तो सर इन दोनों में क्या अंतर है सर? देखो, इसके दो पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि जब हम रेप ऑन अ वुमेन की हम बात करते हैं तो हमें रेप एज एन ऑफेंस देखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये एक स्पेशल कैटेगरी का ऑफेंस का हम जिक्र कर रहे हैं, इस ऑफेंस को अगर हम मैरिटल बैकग्राउंड में देखते हैं, वैवाहिक जीवन की जो इसकी जो पृष्ठभूमि है उसके आधार पर अगर हम इसको देखते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस मैरिटल रेप के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ही इसका आंसर है बेसिकली जी। जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस है वही इसका आंसर है। अब अगर हम इसको एज एन ऑफेंस पर से देखते हैं तो ये अपने आप में घिनौना अपराध हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने राइट को बचाने के लिए या अपनी ग्रीवांसेस को सरकार तक पहुंचाने के लिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तक पहुंचाने के लिए अगर हम इसकी कंप्लेंट करते हैं, कोई भी महिला अगर इसकी कंप्लेंट करती है, तो उसे देखना होगा कि उसकी जो एक ग्रीवांस है उससे वो क्या चाहती है।
क्या वो चाहती है कि उसका हस्बैंड जो है उसको पनिश किया जाए, उसको जेल भेजा जाए? क्या वो चाहती है कि उसके हस्बैंड को डांटा जाए, फटकारा जाए, एक सबक सिखाया जाए ताकि वो अपने दाम्पत्य जीवन को ठीक से चला सके? या उससे उसका आउटकम क्या है, वो उससे निकालना क्या चाहती है? क्या वो उसके लिए मॉरल टीचिंग की तरह उसको यूज़ करना चाहती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो उसको जेल भेजना चाहती है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो मैरिटल रेप जो अपने आप में एक मुकम्मल ऑफेंस बन सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये कहना कि मैरिटल रेप की एलिगेशन भी चलती रहे और शादी भी चलती रहे, वो संभव नहीं हो पाएगा। सर, जिस तरह वैवाहिक बलात्कार जब एक तलाक का आधार है, तो सर ये कानून क्यों नहीं इसके लिए? नहीं, मैरिटल रेप अपने आप में कानून ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भाई ये जो है तलाक का आधार है, ऐसा नहीं है। वो 3 कैटेगरीज हैं, सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं कानून के अंदर, जहाँ पे ये डाइवोर्स और एनलिटी ऑफ द मैरिज जो है उसको कंसिडर किया जा सकता है। अगर कोई 18 साल से कम है और उसके साथ उसकी मैरिज हो जाती है, सो एज अ चाइल्ड शी कैन से दैट दिस इज अ रेप, दिस शुड बी एडमिसिबल। दूसरी बात, अगर कोई इंसान, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ज़बरदस्ती कोहैबिटेशन करता है, जबकि दोनों जुडिशियल सेपरेशन के अंडर हैं, तो वो रेप की कैटेगरी में आ सकता है। तीसरा जो है, अगर किसी को रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की जो डिक्री है वो मिली हुई है और वो उसके आधार पे वो ज़बरदस्ती उसको कोर्ट अगर एग्जीक्यूट करती है कि भाई हाँ आप जाइए उनके साथ जाके रहिए, और उनके रहने के बाद अगर दोनों कोहैबिट करते हैं, तो वो रेप की कैटेगरी में, ये 3 कैटेगरीज हैं जहाँ पे वो आ सकता है जी। लेकिन अभी ये कानून नहीं है, इनके अलावा तो कोई कानून ही नहीं है मैरिटल रेप के ऊपर, तभी तो ये बहस अभी छिड़ी हुई है। लेकिन कोर्ट में के सामने जो बहस है वो कुछ और है। कोर्ट के सामने ये बहस है कि सेक्शन 375 रेप का जो प्रोविजन है उसका एक्सेप्शन 2 जो है वो ये कहता है कि कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल इंटरकोर्स हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के साथ, उसको आप रेप नहीं कह सकते, जो कि अपने आप में सही है। अगर आप उसे रेप कहेंगे तो वहाँ से उसको निकालना पड़ेगा। तो कुछ एनजीओज ने, कुछ लोगों ने मिलकर के ये पिटिशंस फाइल की हैं और कोर्ट उसके आधार पे बहस को सुन रही है कि क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सर एक तरफ तो महिला पुरुषों को एक समान अधिकार दिया गया है, महिला भी उतरी हैं, पुरुष भी उतरे हैं, तो सर ये महिलाओं पर इतना बल क्यों दिया गया? जैसे कि आपने बताया कि अगर महिला चाहेगी तो वो अपने हस्बैंड को जेल भेज सकती है, अगर महिला ना चाहे तो वो जेल नहीं भेज सकती है। नहीं, देखिए, अगर इसका हमें ये तो देखना होगा, क्योंकि ये अपराध जो है, अपराध कोई भी होता है तो वो स्टेट के खिलाफ होता है, इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं होता। वो अगर किसी एक के खिलाफ होता है तो समझा जाता है कि पूरे समाज के खिलाफ है। लेकिन ये एक ऐसा ऑफेंस है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में है, और उसमें जो इसका जो मेन आधार है वो उसकी कंसेंट है। अगर महिला की कंसेंट नहीं है और कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हस्बैंड जो है फोर्स कर रहा है अपनी पत्नी के साथ, तो क्या उसको हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो है अपने आप में एक ऑफेंस बन गया? हाँ, उसकी कंसेंट जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, देयर इज नो डाउट, इसके बारे में कोई मतभेद भी नहीं हो सकता। लेकिन ये कहना कि ये अपने आप में एक ऑफेंस बन गया, ये थोड़ा मुश्किल होगा। उसका कारण ये है कि मियाँ बीवी के बीच में जो हस्बैंड वाइफ होते हैं इनके बीच का जो संबंध है वो बड़ा ही नाजुक और वल्नरेबल होता है। उसका जो बैलेंस है वही आपस में बना सकते हैं, तीसरा आदमी नहीं बना सकता, क्योंकि तीसरा आदमी तो वहाँ होता नहीं है। इसका कोई मौजूद गवाह भी नहीं मिलेगा, इसका कोई जो है विटनेस भी नहीं मिलेगा। इसका तो जो भी कुछ है, जो भी बात है वो महिला को ही अपने बयान में कहनी होगी। और महिला अगर अपने बयान में कहती है और कानून का उसे प्रोटेक्शन मिलता है कि ये जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है और इसको हम रिबट नहीं कर सकते, लिहाजा उसको अगर हम रिबट नहीं कर सकते तो वो फिर हीनस ऑफेंस की कैटेगरी में उसको कन्वर्ट अगर हम करते हैं तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को भी हमें देखना होगा। सर ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। सर जिस तरीके एक वैवाहिक बलात्कार या जो मैरिटल रेप जो आपने बताई इसकी परिभाषा, रेप और मैरिटल रेप में क्या अंतर है?
देखिए मैरिटल रेप यही है कि आप देखिए कि आप 70% गांव की आबादी देखिए, जो गांव की आबादी है वहाँ बहुत सी औरतें जो है सामाजिक दबाव कह लीजिए या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी कह लीजिए या फाइनेंशियल बर्डन कह लीजिए या आप सोशल बैकग्राउंड कह लीजिए या इमोशनल बैकग्राउंड कह लीजिए, उनकी ऐसी होती है पृष्ठभूमि कि वो अपने हस्बैंड के खिलाफ जो है जो औरतें अपने हस्बैंड का नाम तक नहीं लेती पब्लिक में, वो जाकर के अपने हस्बैंड के खिलाफ अगर ये कंप्लेंट करेंगी कि हमारे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती हमारे साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और लिहाजा आप इसको चंद दिनों के लिए जेल भेज दीजिए, ऐसे विवाह का क्या होगा? हमें इसको कंसिडर करना होगा। शहर में यही बात जो है बड़ी मायने और रखती है और बहुत ज़्यादा इसका एक प्रभाव हो सकता है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो है इस बात को तूल देना अपने आप में ही बहुत इमोरल महसूस होगा। सो इसका रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस टू द एक्सटेंट ऑफ अ हीनस ऑफेंस बनाना, इसको रेप की कैटेगरी में डालना, ये एक बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग स्टेप होगा गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट इसको लेती है तो। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी फिलहाल जो है उसका इसके ऊपर कोई एक पॉलिसी या स्कीम या कोई अंडरस्टैंडिंग या डिस्कशन या डिबेट का कोई अभी नतीजा, फाइनल कंक्लूजन आया नहीं है जी। लेकिन जजमेंट आने पे पता लगेगा कि सरकार इस बारे में क्या सोचती है और दूसरी पार्टीज, दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो क्या सोचते हैं। सर जैसे ये मैरिटल रेप की बात है सर, जब विवाह होता है तो सब दो जो परिवार होते हैं उन परिवारों की सहमति से होता है, किसी का लड़का होता है तो किसी की लड़की होती है, तो सर इसमें इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों? नहीं, इसको षड्यंत्र नहीं कह सकते, इसको ये है कि एक बहुत से जेन्युइन केसेस भी हैं सर, दोनों की रजामंदी होती है ना सर, लड़की को लड़का दिखा दिया जाता है और लड़के को लड़की दिखाई जाती है, फिर उसके बाद में सर ये मैरिटल रेप की जो परिभाषा दी है सर, आपको लगता नहीं है कुछ सर ये ओछी? देखिए एक इसमें बेसिकली ये है कि इसको इस नज़रिए से आप देखिए कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी प्रॉपर्टी समझ करके और ये मानता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें तेरा सहयोग और तू उसमें सहभागी रहेगी, ऐसा तेरे को तुझे ना तो कंसेंट देने की जरूरत है और एक डीम्ड कंसेंट जो है तेरी मेरे पास है क्योंकि मैंने तुझसे शादी की है जी। तो वो जो व्यू है वो अपने आप में थोड़ा हार्श व्यू है, वो एरोनियस भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। तो लिहाजा ये कहना कि हस्बैंड बिल्कुल हमेशा ठीक होगा, ये बात सही नहीं है। लेकिन उसका जो काउंटर चेक है, अगर हम उसका काउंटर चेक सीधा ही अगर हम उसको जेल भेज दें और मिनिमम 3 साल कर दें या 7 साल कर दें, तो रेप केस में तो 3 साल या 7 साल से 3 साल से कम तो हो नहीं सकती। अगर 3 साल से कम होती है तो वो एक अलग से कानून लाना पड़ेगा। लेकिन जो अभी बहस हाईकोर्ट में चल रही है कि इसको एक्सेप्शन 2 को स्ट्राइक डाउन किया जाना चाहिए, वो अपने आप में बहुत ही गलत कॉन्सिक्वेंसेस कैरी करेगा, ऐसा मेरा निजी व्यू है। और मैंने कोर्ट के सामने ये व्यू रखा भी है कि ये कॉन्सिक्वेंस जो है, इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो ठीक नहीं होगा। और पार्टली कोर्ट ने इस बात को अपनी ओरल डिबेट के अंदर जो है इस बात के ऊपर कोर्ट जो है गौर कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कोर्ट इसको कंसिडर भी करेगी कि इतना बड़ा स्टेप जो लेने से पहले, कि उसको जेल भेजने से पहले कोई लेडी अगर किसी अपने हस्बैंड को जेल भेज देती है, जेल भेजने के बाद में अगर वो चाहती है कि मेरा तो अब फैसला हो गया, अब मेरा हस्बैंड ठीक हो गया, लिहाजा अब आप उसको जेल से बाहर निकालिए, फिर उस लेडी के साथ क्या होगा? फिर उसके खिलाफ काउंटर FIR होगी। अगर काउंटर FIR होगी तो उससे उसको क्या लाभ होगा? जिस सोशल वेलफेयर और जिस निजी ग्रीवांस के चलते वो कोर्ट गई थी, उसको उससे तो कोई फायदा हुआ नहीं, उल्टा और FIR उस पर खुद पे हो गई जी। सर जिस तरीके से अब कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं कानून के, सर कोर्ट के अंदर इनकी लिमिटेशन क्या है और इसको कैसे लैप्स किया जा सकता है? मैं बिल्कुल बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूं आपका कि आपने लिमिटेशन का इशू उठाया है। एक तो इशू ये है कि एक आदमी अपनी वाइफ के साथ बहुत ब्रूटल तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उसको बड़े वहशियाने तरीके से जो है वो संबंध स्थापित करता है और किसी लेडी को ये पसंद नहीं आता, उसको लगता है कि ये जो है एक इसमें कोई सज्जनता और कोई सामाजिक एक्सेप्टेंस का लेवल जो है इसका बहुत डाउन है। वो दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते बाद, महीने बाद, 10 दिन बाद, साल भर बाद कंप्लेंट करती है, तो वो कंप्लेंट बड़ी जेन्युइन नज़र आती है उस एंगल से देखी जाए तो। लेकिन 30 साल बाद अगर कोई लेडी गए, 25 साल बाद कोई लेडी गए,
तो मैं नहीं समझता कि उसका जो इफेक्ट होगा वो उतना ही होगा जितना उस केस में होगा जब लेडीज की कंप्लेंट शुरुआती दिनों में करती है शादी के बाद जी। लिहाजा इसकी लिमिटेशन अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा रहेगी, लेकिन कानून से संबंधित ज्यादातर लिमिटेशन या तो 3 साल की होती है और दहेज के मामलों में 7 साल होती है जी। तो अगर 3 साल और 7 साल के मैटर्स में कहीं पे भी इसको रखा जाएगा तो भी ये लिमिटेशन के दायरे में बहुत फारफेस्ट होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस तब भी खराब होंगे। हमें इस बात को रिकग्नाइज करना है कि यस, महिलाओं का जो एक कंसेंसुअल एटीट्यूड है टुवर्ड्स द मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ, आपस में जो संबंध होने चाहिए वो बड़ा कंसेंसुअल और बड़ा सौहार्दपूर्ण और प्यार से भरा हुआ एक रिलेशन होना चाहिए, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन उसका काउंटर ब्लास्ट आप उसको रेप में कन्वर्ट करेंगे तो वो तो सोसाइटी का ढांचा जो है बड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा। सब जिस तरीके से आपने बहुत अच्छी बात बताई, सब धारा 375-76 की बात करें, अगर हम वही करें कि धारा 498 की, सर इनमें जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ महिला को इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, वहीं 498 में पुरुषों को हरासमेंट किया जा रहा है। नहीं, देखिए पुरुषों का हरासमेंट जो है ऐसा है कि क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जो समाज है, वो पुरुष प्रधान उसको के नज़रिए से लोग हम उसको देखते हैं, लेकिन वो ज़माने अब लग गए। अब वो बात नहीं है जो पहले थी। अब तो आजकल क्या है कि महिलाएं जो है बराबर उनका योगदान है कमाने में, घर चलाने में, बच्चे पालने में, और एक एक्स्ट्रा काम है कि बच्चे पैदा करने में भी उनका जो एक सामाजिक कंट्रीब्यूशन है जो फैमिली के अंदर होता है, वो अपने आप में उसका कोई दूसरा तोड़ ही नहीं है। सो लिहाजा ये कहना कि भाई आप उसके साथ शोषण करने की परमिशन आपको मिलेगी क्योंकि वो शादी करके आपके घर में आ गई है, ये बहुत ही ख़राब एक नज़रिया है उसको देखने का। सो 498, लेकिन उसको शोषण जो है, शोषण वाले केस में कोई भी व्यक्ति, कोई भी हस्बैंड जो है शोषण वाले केस में अपनी गलती का एहसास करके अपनी वाइफ को वापस लाने की क्षमता रखता है। इतना पुरुषार्थ मनुष्य में होना चाहिए जी, और होता भी है। लेकिन रेप केस में ये कहना कि वो रेप केस में पहले जेल चला जाए, फिर वापस आ जाए, फिर उसके बाद में उसी महिला के साथ रहे और उनके संबंध जो है नॉर्मल हो जाएं। हाँ, अगर लेडी ने ये मान लिया है कि भाई मुझे अब इसके साथ रहना ही नहीं है और इसने मेरे साथ ब्रूटल व्यवहार किया सेक्सुअल इंटरकोर्स के चलते, लिहाजा मुझे अब इससे तलाक चाहिए और इसको जेल भेजा जाए क्योंकि इसने मेरे को रेप किया, ये एक एक्सट्रीम स्टेप होगा और इसका ट्रायल चलाने में अपने आप में बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं। सर चलते चलते हम अंतिम समय, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर, इन व्हाट केस विल टू बी टेकन, इनको जमानत किस तरीके से मिलेगी इन केस में? बिल्कुल सही बात कही आपने। जमानत का तो मुद्दा सबसे पहले कोर्ट के सामने आता है। सबसे पहले सवाल यह आएगा कि इनको बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपको बेल मिलनी चाहिए और आप अभी भी एक ही घर में रहते हो तो बेल मिलने के बाद सीधा आप उसी घर में वापस जाओगे। अब ये तो है नहीं हर एक के पास 4 घर हैं या 2 घर हैं कि लेडी किसी और घर में जाएगी और आदमी किसी और घर में जाएगा। अगर बेल मिल गई तो बेल मिलने के बाद सीधा उसी घर में वापस जाएगा और उस घर में वापस जाएगा तो कैसे उनके रिलेशंस रहेंगे और कब तक वो रिलेशंस रहेंगे, और इस बात की कितनी इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि लेडी जो है दोबारा से इस बात कंप्लेंट को नहीं करेगी कि भाई फिर मुझे जो है इसने रेप किया जेल से आने के बाद। सो ये एक मुद्दा है जिसकी निटी-ग्रिटीज को सरकार अपने तरीके से सॉल्व करेगी और लेट्स सी के जजमेंट क्या कहती है। तो दर्शकों, आपके सामने जो विशेषज्ञ हैं, कानून के विशेषज्ञ हैं, ललित कुमार जी ने बड़ा विस्तार से बताया कि वैवाहिक बलात्कार क्या है। जिस तरीके से शुरू में आपने देखा और शुरू में सुना कि एक बिगर महिला की मर्जी के आप उनको टच नहीं कर सकते हो और संभोग तो बहुत बड़ी चीज है। तो साथियों, इन सब्जेक्ट को एक छोटा सब्जेक्ट ना माना जाए। ये एक वैवाहिक बलात्कार के आप देख रहे हैं कि वुमेन सेल के अंदर दुनिया भर के केस लगे हुए हैं, कोई किसी तरीके का केस है, सारा जो जीवन जो है आपका जो इस केसों में निकल जाता है। तो समाज को आप कब समय देंगे? फिर अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। सर आपका नेशन न्यूज इंडिया के अंदर बहुत बहुत सर आपका स्वागत। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।